जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आजादी के पहले ब्रिटिश शासित भारत में गवर्नर जनरल और वायसरायों और उनके समय हुई घटनाओं पर चर्चा की श्रृंखला में आज हम पार्ट 4 के अंतर्गत चर्चा करेंगे लॉर्ड विलिंगटन और उसके बाद के वायसरायों के बारे में। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि लॉर्ड विलिंगटन कब भारत में आया था। 1931 से 1936 तक भारत में ये वायसराय के पद पर रहता है और इसके समय व्यवस्था में परिवर्तन आता है। परिवर्तन ये आता है कि 1935 का भारत शासन अधिनियम पास हुआ था और इस भारत शासन अधिनियम के माध्यम से जो 1858 से लेकर तो लॉर्ड विलिंगटन तक 1935 तक हम बात करें, वायसराय का जो पद होता था उस वायसराय के पद को बदलकर अब वापिस गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो यहां से इसे वायसराय न कहकर गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा 1935 के बाद से। क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट परिवर्तन हमें देखने को मिलता है इस व्यवस्था में। और अगर हम लॉर्ड विलिंगटन के वायसराय कार्यकाल के दौरान की घटनाओं की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा इसके समय ही हुआ था मैकडॉनल्ड अवार्ड। मैकडॉनल्ड अवार्ड जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा दिया गया था। हुआ ये था कि जब हमारे देश में सविनय अवज्ञा चल रहा है, उस समय गांधी इरविन पैक्ट होता है। उस समय ब्रिटिश जो सरकार रही उसके अंदर टेंशन ज्यादा थी। क्या करें, ये आंदोलन जैसी व्यवस्थाएं खत्म होने लगे, भारत में दबा दिया जाए आंदोलन को। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं समझौते के लिए, भारतीयों को एक लॉलीपॉप देने के लिए, तात्कालिक स्थिति को नियंत्रित में लाने के लिए ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। एक के बाद एक 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुए, जिनको हमने पिछले लेक्चर में देखा था, उन गोलमेज सम्मेलन में सबसे बड़ी बात यह थी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था अंबेडकर जी ने। दलितों की तरफ से नेतृत्वकर्ता के तौर पर भीमराव अंबेडकर जी ने गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी प्रतिनिधि बनकर गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन वहां जब गांधी जी शामिल होने के लिए गए तो उन्हें वहां तिरस्कार मिला और उन्होंने वहां से लंदन से वापस आकर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा से शुरू कर दिया था। क्लियर? लेकिन यहाँ एक और चीज देखने वाली है कि गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो चर्चा चली, उस चर्चा के बाद रेमजे मैकडॉनल्ड जो तीनों गोलमेज सम्मेलन के तहत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे, इन्होंने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय, जिसको मैकडॉनल्ड अवार्ड के नाम से जाना जाता है, की घोषणा की थी। कब की थी ये घोषणा? 16 अगस्त 1932 को। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा कि मैकडॉनल्ड अवार्ड किसने घोषित किया? रेमजे मैकडॉनल्ड। ये कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय। उसके बाद पूछेगा कब घोषित किया था? 16 अगस्त 1932 को। क्लियर? अब इसके अंतर्गत व्यवस्था क्या की गई थी? इस मैकडॉनल्ड अवार्ड में व्यवस्था की गई थी 11 समुदाय जो रहे हमारे देश में, उनको पृथक निर्वाचक मंडल देने की। ये बहुत बड़ी बात थी। पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी। अगर आप पृथक निर्वाचक मंडल का परिणाम देखते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आज जो पाकिस्तान है उसका प्रारंभ हमको इसी व्यवस्था से देखने को मिलता है। जब 1909 में हमने मार्लेमेंटो सुधार की बात की थी, तो 1909 के जो मार्लेमेंटो सुधार आए थे उनमें पहली बार मुसलमानों को, मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन मंडल दिया था, जिसके बाद से हिंदू और मुसलमानों के हित सीधे सीधे अलग दिखाई गए। इस अधिनियम को हम भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोने वाला, सांप्रदायिकता का जनक भी कहते हैं। कौन से अधिनियम को? मार्लेमेंटो अधिनियम को, जो 1909 में आया था। और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार अपनी फूट डालो और शासन करो की नीति को बेहतर तरीके से लागू करने में कामयाब रही। इसके माध्यम से उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में बड़े स्तर पर एक दरार बना दी, जो दरार बाद में पाकिस्तान के तौर पर हमें सामने दिखाई पड़ी है। और आज भी हमारे देश में जो सांप्रदायिकता के दंगे और बाकी चीजें हमको देखने को मिलती है, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम मान सकते हैं। अब ऐसी व्यवस्था जो है वो मैकडॉनल्ड अवार्ड के माध्यम से 16 अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषित की, जिसके तहत 11 समुदायों को पृथक निर्वाचन मंडल की बात की। एंग्लो इंडियन की भी बात करें तो वो भी इसमें शामिल थे। इसके साथ साथ इसमें बड़ी व्यवस्था में देखने को मिल रही थी दलित वर्ग के लिए।
दलित वर्ग के लिए इसमें बड़ी व्यवस्था देखने को मिल रही थी, इन्हें भी पृथक निर्वाचन मंडल देने का प्रावधान किया गया था। अब इसके माध्यम से जो दलित वर्ग था उसको कितने 2 वोट का अधिकार मिल रहा था। कितने वोट का अधिकार? 2 वोट का अधिकार मिल रहा था। 1 वोट किसके लिए? 1 वोट बोल सकते हैं दलित प्रतिनिधि चुनने के लिए, और दूसरा वोट जो मिल रहा था वो सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनने के लिए। तो इस प्रकार से 2 वोट का अधिकार दलितों को मिला। किसके माध्यम से? मैकडॉनल्ड अवार्ड के माध्यम से। और इस यहां अगर देखें तो दलित प्रतिनिधि चुनने का मतलब यह था कि इनका जो नेता होगा, जो प्रतिनिधि होगा, उम्मीदवार जिसको कह सकते हैं, वो भी दलित होगा, और उस दलित उम्मीदवार को वोट भी कौन डालेंगे? जो वोटर होंगे वो भी दलित होंगे। इस प्रकार का सिस्टम जो था वो इस अवार्ड के तहत किया गया था, और कहीं ना कहीं अंबेडकर जी ने इसको स्वीकार भी कर लिया था। उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही ये आया था। तो इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली। लेकिन यहां अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में गांधी जी जो रहे उनके मन में एक टेंशन थी। टेंशन क्या रही कि जिस प्रकार से पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुस्लिमों को की और उसका एक इस प्रकार का परिणाम देखने को मिला, तो उन्होंने ये आशंका व्यक्त की ये 11 समुदायों को भी जो पृथक निर्वाचक मंडल दिया, ये भारत में विभेदकारी व्यवस्था को लाएंगे और आगे जाकर भारत के कई टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि सभी के हित अलग अलग हो जाएंगे। तो गांधी जी ने इस व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने कहा कि ये मैकडॉनल्ड अवार्ड जो है ये स्वीकार योग्य नहीं है, और गांधी जी ने एक लंबा सा खत लिखा, और खत किसको लिखा? मैकडॉनल्ड को। कहा कि भाई आपको इस व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए। लेकिन मैकडॉनल्ड ने यहां पर सीधे सीधे मना कर दिया कि इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अब गांधी जी मजबूर हुए, और मजबूर होकर गांधी जी ने यरवदा जेल, पुणे में गांधी जी थे, तो पुणे में गांधी जी यरवदा जेल में बंद थे। यहीं गांधी जी ने 20 सितंबर को 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब आमरण अनशन गांधी जी ने शुरू कर दिया, इस बात से कहीं ना कहीं अंबेडकर जी को भी टेंशन हो गई कि गांधी जी ने क्या किया भाई, अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी बोल रहे हैं कि ये बात नहीं चलेगी, दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, इसका विरोध किया जाए। अंबेडकर जी इसको स्वीकार कर बैठे थे, क्योंकि वो दलितों के हितों की बात कर रहे थे, उनको यही व्यवस्था बेहतर दिख रही थी। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये रही कि गांधी जी आमरण अनशन पे रहे, सभी नेताओं को टेंशन हो गई कि गांधी जी अनशन पर हैं, अंबेडकर जी मान नहीं रहे हैं, क्या किया जाए, गांधी जी को कुछ हो ना जाए। टेंशन बढ़ गया। एक एक करके कई लोग गए अंबेडकर जी के पास, और अंबेडकर जी को मनाने की कोशिश की गई। इनमें राजेंद्र प्रसाद जी का नाम भी है, इसमें जवाहरलाल नेहरू जी का नाम भी है ना। ऐसे सभी नेता गए और बातचीत की। इनमें सरदार पटेल भी बाद में आते, इनका नाम भी है। तो कहीं ना कहीं सभी नेताओं के प्रयास के बाद आखिरकार मुलाकात होती है यरवदा जेल में ही गांधी जी और अंबेडकर जी की। और इस मुलाकात के बाद 24 सितंबर 1932 को होता है पूना समझौता, पूना पैक्ट। किसके बीच में? अंबेडकर जी और गांधी जी के मध्य पूना समझौता हुआ, और इसके माध्यम से रिजर्वेशन वाली व्यवस्था दलितों के लिए एक्सेप्ट की गई थी। अब वो रिजर्वेशन वाली व्यवस्था दलितों के लिए क्या एक्सेप्ट की गई थी, उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। रिजर्वेशन वाली व्यवस्था दलितों के लिए जो एक्सेप्ट की गई थी दोस्तों, वो व्यवस्था क्या थी? इसके तहत बोला गया कि गांधी ने कहा कि आपको मैकडॉनल्ड अवार्ड के तहत दलितों के लिए कितनी सीटें आरक्षित कर रहे हैं, तो कहा गया कितनी? 71 सीटें। जबकि गांधी और अंबेडकर के बीच जो पूना समझौता हुआ, इसके माध्यम से लगभग 148 के आसपास सीट दलितों के लिए रिजर्व की गई। इसमें और बातें की गई कि शिक्षा के लिए स्पेशल व्यवस्था की जाएगी दलितों के लिए, सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के दलितों को मौका दिया जाएगा सरकार, है ना। तो ये सारी बातें किसमें की गई? पूना पैक्ट के तहत की गई। ये पूना पैक्ट ऐतिहासिक सिद्ध हुआ, दलितों को यहां से आरक्षण जो है वो व्यवस्था प्रारंभ हो गई। अब यहां पर अंबेडकर जी की दृष्टि से अगर देखें तो इस पूना पैक्ट के बाद भी अंबेडकर जी खुश नहीं थे। आगे जाकर उन्होंने अपनी किताब में
इस पैक्ट को लेकर कहा कि गांधी जी का ये पैक्ट जो था वो एक नाटक था, ऐसा तक अंबेडकर जी ने आगे जाके लिखा है, ये याद रखिएगा। लेकिन हमने यहाँ पर किसके बारे में बात की, एग्जाम की दृष्टि से पूना पैक्ट की। अगर आपसे पूछा जाता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, सितंबर 1932 को हुआ था। किसके बीच में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। या कहाँ हुआ था, पूना के यरवदा जेल में हुआ था। ठीक है, अब ये वो समय था जब बिहार में भयंकर भूकंप भी आया था, कई लोग हताहत हुए थे, ये ध्यान रखना है। 1932 में विलिंगटन के समय ही इंडियन मिलिट्री अकादमी की स्थापना हुई थी देहरादून में, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 1933 में एक और घटना सामने आती है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक स्टूडेंट रहा जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। इसने क्या किया, सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। कहीं ना कहीं ये वो समय आ गया था कि अब मुस्लिम लीग एक अलग राष्ट्र की तरफ बढ़ रही थी और वहां से क्लियर हुआ नहीं था कि राष्ट्र का नाम क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द इजाद कर दिया और कहीं ना कहीं बाद में इसी को लेकर आगे चीजें हुई और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 2 अगस्त 1935 को ब्रिटिश संसद ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया था, जिसके तहत बहुत बड़े लेवल पर भारत में परिवर्तन किए गए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही था जिसकी 200 धाराएं बिना किसी परिवर्तन के वर्तमान संविधान में संविधानविदों ने एक्सेप्ट कर ली थी। ये एक्ट के बारे में हम जब संवैधानिक व्यवस्थाओं पर चर्चा करेंगे तब देखेंगे कि दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखें तो अगला वायसराय होता है जिसे हमने गवर्नर जनरल कह दिया। गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के समय 1937 में पहले आम चुनाव हुए। इन आम चुनावों में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिलती है और कांग्रेस जो है वो 6 प्रांतों में स्पष्ट तौर पर बहुमत प्राप्त करती है। और इसके अलावा हम देखें तो 2 प्रांत में इनकी गठबंधन की सरकार, समर्थन की सरकार बनती है। इसका मतलब कांग्रेस को 1937 के चुनाव के बाद 8 प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाने का मौका मिल गया था, ये याद रखिएगा। 1937 के चुनाव के बाद 1938 का कांग्रेस अधिवेशन होता है। ये जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ इसमें सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस एक प्रभावी व्यक्ति थे इस समय तक, इनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी। कहीं ना कहीं इनकी लोकप्रियता गांधी से भी ज्यादा हो गई थी, ये हमें दिखाई पड़ता है अगले अधिवेशन में। जो अगला अधिवेशन था कांग्रेस का दोस्तों, वो याद रखिएगा वो त्रिपुरी में था। कहां था, त्रिपुरी में था। अगले स्लाइड में हम लोग त्रिपुरी अधिवेशन को लेकर डिटेल में चर्चा भी करेंगे। क्लियर, तो अभी हम देखते हैं त्रिपुरी अधिवेशन की क्या चर्चा रही, उस पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। लेकिन यहां पर 1939 में 1 सितंबर 1939 को क्या शुरू हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो चलता है लगभग 2 सितंबर 1945 के आसपास तक। और जापान पर परमाणु हमले के बाद इस युद्ध की समाप्ति होती है। यहां पर ब्रिटिश सरकार ने यहां भारतीयों को अपने साथ विश्व युद्ध में लड़ने के लिए शामिल करने की बात बोली और बिना भारतीयों से पूछे बीच युद्ध में कहीं ना कहीं सरकार जो थी उसने, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को झोंकने की बात कर ली। लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। जब शामिल नहीं होंगे तो नहीं होंगे, बात खत्म। क्यों नहीं होंगे शामिल, पहले विश्व युद्ध में भी आपने हमसे सहयोग मांगा था और कहा था कि युद्ध समाप्ति के बाद, जीतने के बाद हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे। और दिया क्या आपने, रॉलेट एक्ट दिया, जलियांवाला कांड कर दिया और इस प्रकार की दमनकारी एक्टिविटी हमारे खिलाफ लेकर आए आप। तो ऐसे में हम आप पर विश्वास नहीं करेंगे। साथ ही साथ साथ देने से तो मना कर ही दिया। न कोई पाई और न कोई भाई, ये जो नारा रहा, ये जो अभियान रहा, ये कब चलाया गया, प्रथम विश्व युद्ध के समय चलाया गया। तो याद रखिएगा, ना कोई भाई ना कोई पाई जो है वो पहले विश्व युद्ध के दौरान जब प्रारंभ हुआ 1939 में कांग्रेस का दिया हुआ नारा था। और इसके तहत सभी मंत्रिमंडल से सदस्यों ने त्याग पत्र भी दे दिया था। अब सभी सदस्यों ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया कांग्रेस के, तो इस दिवस को 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के तौर पर भी मनाया था। अगर एग्जाम में पूछता है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो 22 दिसंबर 1939 के आसपास मुक्ति दिवस जो है वो मुस्लिम लीग सेलिब्रेट करती है। क्यों सेलिब्रेट किया था ये मुस्लिम लीग ने, क्योंकि सभी सदस्यों ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। क्लियर। 1935 में
कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार एक गांव में हुआ। ये फैजाबाद अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1936 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यहां पर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष दिखते हैं और इन्होंने कृषि कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, तो यह भी पूछा जाता है। 1939 में अगर हम आते हैं तो कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी में जो अधिवेशन हुआ था यह जबलपुर का अधिवेशन था। क्लियर? त्रिपुरी के जबलपुर में ये अधिवेशन था किसका? कांग्रेस का। इस अधिवेशन के समय इस व्यवस्था को हम लोग त्रिपुरी संकट के तौर पर भी जानते हैं। अब त्रिपुरी संकट के तौर पर जानने का क्या मतलब था, ये समझना है कि 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। अब सुभाष 1938 में भी अध्यक्ष थे। कहीं ना कहीं इनकी जो प्लानिंग रही वो बहुत बड़ी थी आजादी के आंदोलन को लेकर। सुभाष इसे एक नई दिशा में तीव्र तरीके से, अलग तरीके से आगे बढ़ाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने देखा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध चालू होने के बाद इन्होंने इसे एक अवसर के तौर पर समझा और नए प्रकार से अपनी नीतियों के आधार पर वो कांग्रेस के अंतर्गत स्वतंत्रता आंदोलन को ले जाना चाहते थे। परंतु गांधी जी की विचारधारा अलग थी। गांधी जी अहिंसावादी विचारों से आंदोलन को चलाना चाहते थे और सुभाष चंद्र बोस का मानना यह था कि हमें सरकार को 6 महीने का अल्टीमेटम दे देना चाहिए और उसके बाद हमें आर या पार की लड़ाई शुरू कर देना चाहिए इनके खिलाफ। लेकिन गांधी जी कुछ और कहना चाहते थे। अब यहां दिक्कत यह है कि सुभाष चंद्र बोस अपनी नीतियों को कब लागू कर पाते? जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते। जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते, जब वो अपनी नीतियों को लागू कर पाते। लेकिन कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन होना था वो त्रिपुरी में होना था, है ना। अब कांग्रेस का अगला अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने अपना नाम प्रस्तावित कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ थे गांधी जी। गांधी जी नहीं चाहते थे कि किसी भी कीमत पर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएं। गांधी जी का जो झुकाव था वो जवाहरलाल नेहरू की तरफ था। तो कहीं ना कहीं पहले 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के लिए नेहरू जी का नाम आया। तो नेहरू जी ने देखा कि सुभाष चंद्र बोस भी लड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। भाई, नेहरू जी की लोकप्रियता बहुत कम थी सुभाष चंद्र बोस जी की तुलना में, तो नेहरू जी ने चुपचाप अपना नाम वापस ले लिया कि भाई सुभाष भाई से तो अपन लोग नहीं जीत पाएंगे। उसके बाद दूसरी तरफ देखा गया तो मौलाना कलाम आजाद जो थे, उन्होंने भी नाम दे रखा था अपना अध्यक्ष पद के लिए। उन्होंने भी धीरे से अपना नाम वापस ले लिया कि भाई सुभाष चंद्र बोस से जीतना तो संभव नहीं है। तो ऐसे जितने भी ऐसे लोग थे जो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ आने वाले थे, नाम देने वाले थे, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी का नाम देकर अपना नाम वापस ले लिया। कहीं ना कहीं ये सभी सुभाष चंद्र बोस जी की लोकप्रियता का ही परिणाम था। लेकिन गांधी जी का तो सीधा सा रुख था कि वो किसी भी कीमत पर सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते थे। क्लियर? अब यहां पर गांधी जी ने अपना प्रतिनिधि आगे किया पट्टाभी सीतारामैया जी के रूप में। तो गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को अपना प्रतिनिधि बनाया और घोषणा कर दी खुलेआम क्या घोषणा कर दी गांधी जी ने कि पट्टाभी सीतारामैया जी की हार मेरे प्रतिनिधि की हार, मेरी व्यक्तिगत हार होगी। इस सब घोषणा के बावजूद जब अध्यक्ष पद के चुनाव हुए तो सुभाष चंद्र बोस एक तरफा जीत गए, पट्टाभी सीतारामैया हार गए। गांधी जी की उस समय किरकिरी हो गई, तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा कहीं ना कहीं। तो यहां पर एक विवाद उत्पन्न हो गया। इस स्थिति को हम त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। अगर इस सम्मेलन की व्यवस्था की पहले की बात करूं दोस्तों, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि इस अधिवेशन की तैयारियां जो थी वो 6 महीने पहले से ही शुरू हो गई थी। 6 महीने पहले से ही शुरू हो गई थी, ये याद रखिए। और यहां पर एक नया नगर सा बसा दिया था, जिसे विष्णुदत्त नगर नाम दिया गया था इस क्षेत्र में, है ना। और साथ ही साथ बहुत बड़े स्तर पर जो व्यवस्था की गई उनमें सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया। सफाई, शौचालय, पीने का पानी, सब चीजों का बेहतर तरीके से इंतजाम किया गया था, पूरा नया शहर बसाकर। जब पानी की समस्या देखने को मिल रही थी कि पानी कैसा अवेलेबल होगा, तो एक बहुत बड़ा कुंड बना दिया था पानी की सुविधा के लिए। सुभाष चंद्र बोस जी यहां आए, परंतु इस दौरान वो बीमार पड़ गए। तो ये कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी के दर्शन के लिए, उनका स्वागत करने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने बीमार होते हुए लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए स्ट्रेचर पर आकर इस सम्मेलन में भाग लिया था और एक अपना लोकप्रिय भाषण, यादगार भाषण भी यहां उन्होंने दिया था। तो ये पूरी घटना किसके? त्रिपुरी अधिवेशन की है। तो लोगों की भीड़, हुजूम देखकर, इंतजाम देखकर ही ये लगने लगा था
कि यहाँ पर तो व्यवस्था जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी की दृष्टि से बहुत बड़ी की गई है। अब कुछ लोग, कुछ इतिहासकारों का यह भी कहना है कि सुभाष चंद्र बोस जी की बढ़ती लोकप्रियता, उनकी फैन फॉलोइंग, उनकी आने पर भीड़, इन सब को देखकर गांधी जी कहीं ना कहीं डरने लगे थे। उनको ऐसा लगने लगा था कि सुभाष की लोकप्रियता मुझसे ज्यादा है, कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है। तो ऐसे में उन्होंने नेहरू जी को या बाद के लोगों को आगे करने का सोचा, और जब चुनाव हुआ अध्यक्ष पद के लिए तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए, तो गांधी जी उनसे रुष्ट हो गए और अंततः सुभाष चंद्र बोस जी पर दबाव बनाया गया। उस दबाव के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस ही छोड़ दी थी। ये सारा का सारा कार्यक्रम कहां हुआ था? त्रिपुरी में हुआ था, जबलपुर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजेंद्र प्रसाद जो रहे वो बाद में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन पूछता है कि जब सुभाष चंद्र बोस जी ने त्यागपत्र दे दिया तो कौन अध्यक्ष बनाया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था। ये ध्यान रखना है। क्लियर? अब बोल सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी ने ये तो छोड़ दिया, कांग्रेस छोड़ दिया, तब क्या करेंगे? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई 1 मई 1939 के आसपास फॉरवर्ड ब्लॉक। ये एक नई संस्था बना दी सुभाष चंद्र बोस जी ने। और इसके बाद याद रखना है 1940 के आसपास सुभाष चंद्र बोस जी को अपने घर में नजरबंद कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने। लगभग 40 दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकले थे। अब उस पर हम लोग डिस्कशन इसके बाद वाले स्लाइड पे करेंगे, क्योंकि अब सुभाष चंद्र बोस जी अपने नजरबंद घर से निकलेंगे, निकलकर जर्मनी पहुंचेंगे, सिंगापुर पहुंचेंगे, जापान पहुंचेंगे, फिर कहीं ना कहीं आजाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति बनकर भारत की तरफ आएंगे। तो इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे आगे, क्रमबद्ध एक एक चरण के साथ सुभाष चंद्र बोस जी की सारी गतिविधियों को देखने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो यहां पर ये त्रिपुरी अधिवेशन हुआ और सुभाष चंद्र बोस जी ने 1 मई 1939 के आसपास फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी कर दी। ठीक है, 1940 में उनको नजरबंद भी कर दिया गया। 1940 में ही जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग का, और ये अधिवेशन वो था जब यहां पर द्विराष्ट्र सिद्धांत हमको देखने को मिलता है। पहली बार पाकिस्तान की ऑफिशियल तौर पर मुस्लिम लीग के मन से मांग की गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान की मांग जो है वो कब की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में 1940 में जिन्ना की अध्यक्षता में की गई थी। ये पाकिस्तान की अलग मांग का जो प्रस्ताव था वो सिकंदर हयात खां द्वारा बनाया गया था और फजलुल हक ने इसे पास किया था। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा 17 अक्टूबर 1940 में गांधी जी के द्वारा पावनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रारंभ की गई थी, ये याद रखिएगा। और इस सत्याग्रह के बाद दिल्ली चलो का नारा दिया। इसके साथ ही साथ विनोबा भावे जो थे वो इसके पहले सत्याग्रही बने थे। बाद में जवाहरलाल नेहरू इसके सत्याग्रही बने थे। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 के आसपास। क्लियर दोस्तों? तो यहां पर हमने डिटेल में कुछ चीजों को डिस्कशन किया। ठीक, हाँ, अब अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में इसके बाद की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं पर नजर डालते हैं। इंपॉर्टेंट घटनाओं में देखें तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही, जो 1936 से 1944 तक वायसराय है, गवर्नर जनरल है, वो उसके समय ही 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया था। तो अगस्त प्रस्ताव कौन लाया? लॉर्ड लिनलिथगो। ये अगस्त प्रस्ताव क्या है? 8 अगस्त को लाए थे, अगस्त के महीने में लाए थे, तो अगस्त प्रस्ताव बोल दिया। वो समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। जो ब्रिटिश लोग हैं, इनकी फ्रांस की, ब्रिटेन की बैंड बजा रखी है किसने? जर्मनी और जापान जैसे देशों ने, छोटे छोटे से देशों ने। ऐसी कंडीशन में दुनिया का ये मिथक टूट रहा था कि ब्रिटेन जैसी शक्ति को हराना मुश्किल है। भाई आसानी से आप हरा सकते हैं अगर चाहें तो ब्रिटेन जैसी शक्ति को भी। ये स्थिति यहां पर दिखाई पड़ती है। जब ब्रिटिश स्थिति गंभीर हो रही है, उन्होंने भारतीयों की सहायता पानी चाहिए और इसके लिए अगस्त में एक प्रस्ताव लेकर आए, एक लॉलीपॉप नई भारतीयों को देने की कोशिश की, जिसमें कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेट दे देंगे, संविधान की व्यवस्था करने की बात करेंगे, जो वायसराय की, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद होती है उसका विस्तार कर देंगे। ऐसे तरीके की चीजें इसमें बोली गई, लेकिन भारतीयों में कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने इसको पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया था। ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद दूसरी लॉलीपॉप ये देते हैं हम लोगों को 1942 में क्रिप्स मिशन के तौर पर। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 1 सदीय, याद रखना, क्रिप्स मिशन जो था वो 1 सदस्यीय मिशन था।
स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में हुआ ये। इसके तहत व्यवस्था की जा रही थी कि भारतीयों के लिए संविधान सभा या संविधान निर्माण का काम करेंगे, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, इस प्रकार की चीजें इसमें भी कही गई। लेकिन इसमें एक और बात की गई थी कि भारत एक संघ के तौर पर स्थापित हो जाएगा, और उसके तहत जो भी व्यवस्था की उसको मुस्लिम लीग ने मना कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग जो था वो पाकिस्तान चाहता था। इसमें पाकिस्तान जैसी व्यवस्था नहीं दिखी, मुस्लिम लीग ने इसको मना कर दिया, तो क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। और गांधी जी ने तो इसको क्या बोल दिया था, याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट बार बार आता है। गांधी जी ने कहा था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। काय का पोस्ट डेटेड चेक है? दिवालिया हो गई बैंक का। क्लियर? तो दिवालिया हो गई बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी थी गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को। क्यों? क्योंकि ये हमको दे रहा था स्वराज, बोल सकते हैं कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे रहा था, अधिराज्य का दर्जा दे रहा था, जो हमने 1906 के आसपास दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में मांगा था। और अब तो हमने ये कह रखा था कि हमें तो तुम लोगों को देश से बाहर करना है, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें हमारा शासन चाहिए, अंग्रेज इधर होने का ही नहीं। जब हम ये मांग रहे थे, तुम हमको क्या दे रहे हो? ये दे रहे जो हमारी मांग पहले की थी। तो इसको बोल दिया कि भाई पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ करप्ट बैंक, ये याद रखिएगा। तो ये कहा गया गांधी जी के द्वारा क्रिप्स मिशन के लिए। तो क्रिप्स मिशन भी यहां पर असफल हो जाता है। ठीक, इसके बाद आता है दोस्तों 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 9 अगस्त 1942 को। ये वो व्यवस्था थी जब 8 अगस्त को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, याद रखिएगा, ग्वालियर टैंक मैदान में बैठक हुई। बैठक के बाद से पूरी रूपरेखा देखी गई और 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने कहा था करो या मरो। तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो के दौरान। और भारत छोड़ो का जो नारा था, ये भारत छोड़ो का नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली ने। और यूसुफ मेहर अली वो व्यक्ति थे जिन्होंने साइमन गो बैक का भी नारा दिया था, ये याद रखना है। तो ये नारा दिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें गांधी जी के पहले आंदोलन के तौर पर देखते हैं जो हिंसक आंदोलन रहा। कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया था कि ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाकर आजादी प्राप्त की जा सके। क्लियर? लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भी एक कदम आगे चलती है। ब्रिटिश सरकार ने इस समय जारी किया ऑपरेशन जीरो आवर, और रात में ही गांधी जी समेत बड़े बड़े नेतृत्वकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। याद रखिएगा, यहां पर गांधी जी प्लस भूला भाई देसाई प्लस सरोजनी नायडू प्लस कस्तूरबा गांधी जी, तो इन सभी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहां रखा गया था? आगा खां पैलेस में, है ना। वल्लभ भाई पंत जो थे, वल्लभ भाई पंत जो थे, इनको रखा गया था अलीनगर की किले में। ठीक है, अहमदनगर का किला बोल सकते हैं, अहमदनगर के किले में इनको रखा गया था। ठीक है, इसके अलावा जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उनको वैंकूवर जेल में रखा गया था। तो इस प्रकार से सबको अलग अलग जगह पर कैद करके रखा गया ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। क्लियर? सबको गिरफ्तार कर लिया, आंदोलन नेतृत्व हिंसा हो गया था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आपको अरुणा आसफ अली जैसे नाम दिखते हैं जिन्होंने इस मैदान में तिरंगा झंडा फहराया था और बहुत फेमस रहे हैं ये। इसके अलावा अंदरूनी तौर पर भूमिगत आंदोलन भी इसके तहत चलाया गया लंबे समय तक। सारे के सारे नेता जेल में है, लेकिन आंदोलन दिशाहीन होकर चलता जा रहा है। अंत में आंदोलन का दमन कर दिया गया था। यही आंदोलन रहा जब गांधी जी 1944 के आसपास जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी का 21 दिन का आमरण अनशन रहा, गांधी जी अस्वस्थ हो गए, तब जाकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रिहा भी कर दिया था 1944 के आसपास, ये याद रखना है। तो ये आंदोलन देखने को मिलता है, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का एकमात्र हिंसक आंदोलन के तौर पर इसे हम लोग जानते हैं। क्लियर? हाँ, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों, तो मुस्लिम लीग ने 1944 में कराची अधिवेशन में एक नारा दिया था, बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। बोले आप भारत पाकिस्तान को अलग अलग करो और चलते बनो। तो ये नारा आपको 1944 कराची अधिवेशन में देखने को मिलता है, किसके? मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन के दौरान। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर बनाया गया।
तो अब हम देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की प्रमुख गतिविधियां। तो यहां देखिए सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी के बीच में त्रिपुरी संकट हम लोग देख चुके हैं कैसे हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद 5 जुलाई 1940 को सुभाष चंद्र बोस जी को नजरबंद कर दिया गया। यहां से जैसे तैसे सुभाष चंद्र बोस जी भागने में सफल रहे। अफगानिस्तान और इस इलाके से रशिया भी गए, जगह जगह से भागते हुए अंत में कहां पहुंचे? बर्लिन। तो बर्लिन की तरफ भागने में सफल हुए कब? 28 मार्च 1941 में। और 3 अप्रैल 1941 में कहां पहुंचे? बर्लिन पहुंच चुके थे। यहां पर बर्लिन में जो भारतीयों के युद्ध बंदी थे उन सभी को मिलाकर फ्री इंडिया लीजन, ये याद रखिएगा, ये कहां? बर्लिन में स्थापित की थी युद्ध बंदियों को मिलाकर। क्या? फ्री इंडिया लीजन सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसके बाद 29 मई 1942 को हिटलर से ऐतिहासिक मुलाकात होती है सुभाष चंद्र बोस जी की। और हिटलर ने आजाद हिंद का नेता कहा था सुभाष चंद्र बोस जी को, यह भी ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं समर्थन देने की बात कही थी हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी से। तो एक बहुत ऐतिहासिक मुलाकात रही। सुभाष चंद्र जी को हिटलर ने कहा था कि मैं 8 करोड़ जनता पर कहीं ना कहीं हक की बात करता हूं, लेकिन आप तो 48 करोड़ जनता की हक की बात कर रहे हैं, सॉरी 38 करोड़ जनता की हक की बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं ऐसे संवाद उस समय देखने को मिलते हैं। 2 नवंबर 1942 को आजाद हिंद फौज का उद्घाटन होता है। इसमें याद रखिएगा कैप्टन मोहन सिंह जो थे, इनका आजाद हिंद फौज की स्थापना में इंपॉर्टेंट योगदान है। लेकिन बाद में जब विवाद हुआ तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किसने? रास बिहारी बोस जी ने। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसने किया? रास बिहारी बोस जी ने किया। 2 नवंबर 1942 को आजाद हिंद फौज का उद्घाटन होता है। इसके अलावा हम देखें तो 11 मई 1943 के आसपास सुभाष चंद्र बोस जी टोक्यो जापान पहुंचते हैं और जापान ने यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी की तारीफ की और जापान ने कहा कि हम भारत को इनके चंगुल से छुड़ाने के लिए, वहां आक्रमण करने के लिए आपका सहयोग करेंगे। और सहयोग करने के साथ ही जापान ने कहा था कि आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर नेता सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाएगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी रास बिहारी बोस के साथ 3 जुलाई 1943 के आसपास पहुंचते सिंगापुर। इस समय सिंगापुर में कहीं ना कहीं इसका मुख्यालय भी हुआ करता था। तो सिंगापुर में पहुंचे, सिंगापुर में भव्य स्वागत होता है सुभाष चंद्र बोस जी का। यहीं पर 5 जुलाई 1943 को डेट याद रखिएगा, 5 जुलाई 1943 के आसपास आजाद हिंद फौज का कार्यभार संभालते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर सुभाष चंद्र बोस जी को यहां पर बना दिया जाता है। ठीक है, कब बना दिया जाता है? 5 जुलाई 1943 को। और जापान का कंप्लीट समर्थन था इन्हें। और कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में ही एक अगला कदम देखने को मिलता है। सिंगापुर में ही 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार का घोषणा की जाती है और झंडा फहराया जाता है आजाद हिंद फौज का, जिसमें शेर का निशान होता है दहाड़ते हुए। और यहीं पर 11 देश, जिसमें रशिया, जर्मनी, जापान जैसे देश शामिल थे, उन्होंने इस आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार को मान्यता दी। न सिर्फ मान्यता दी बल्कि समर्थन देने की बात की। और इस प्रकार से भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी। लेकिन गांधी जी जो नेहरू जी के लिए ज्यादा झुके हुए थे, उनका समर्थन नेहरू जी को ज्यादा था, अपना उत्तराधिकारी गांधी जी नेहरू जी को मानते थे। तो उन्होंने ये देख रखा था कि गांधी जी कभी भी सुभाष चंद्र बोस जी को भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देख रहे थे, जिसकी वजह से सारे डिस्प्यूट हमें देखने को मिल रहे थे, ऐसा इतिहासकारों ने कहा है। ठीक है, तो जनवरी 1944 को मुख्यालय सिंगापुर से कहां लेकर आए? रंगून। तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा 1943 में प्रारंभ में ही जापान ने अंडमान निकोबार को जीत लिया था और जीतने के बाद सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। अब सोचिए कि सुभाष चंद्र बोस जी को अंडमान निकोबार मिले, अंडमान का नाम दिया शहीद और निकोबार का नाम दिया स्वराज। मोदी जी ने शहीद और स्वराज द्वीप के अलावा जो रॉस द्वीप यहां देखने को मिलता है, उसका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर हाल ही में रखा, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बात आती है कि हम भारत जो है वो इंडोनेशिया से समुद्री पड़ोसी है। अब सोचने वाली बात है कि इंडोनेशिया से भारत समुद्री पड़ोसी कैसे हुआ, जबकि इंडोनेशिया तो भारत से बहुत दूर है। तो याद रखिएगा कि जो भारत की मुख्य भूमि है वहां से इंडोनेशिया बहुत दूर है,
परंतु यहां पर बीच में अंडमान निकोबार है, इसकी वजह से इंडोनेशिया भारत का पड़ोसी हो जाता है। तो अंडमान निकोबार की स्थिति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। अब ये भी चीज समझना चाहिए कि इंडोनेशिया से पड़ोस बगल में तो कौन है, अंडमान निकोबार है, भारत से दूर है, तो भी अंडमान निकोबार भारत के पास में किए हुए, तो इंडोनेशिया के पास जा सकता था। इसलिए क्योंकि 1943 में ही जापान ने इसे जीतकर भारत को सौंप दिया था, तब से ये भारत के कब्जे में है। इसलिए ना इंडोनेशिया के हम पड़ोसी भी होकर अंडमान निकोबार हमारे पास में है, वरना इसको लेकर भी टंटा हो जाता, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। तो इस प्रकार से 1943 को अंडमान निकोबार के जो आइलैंड्स है वो हमारे पास आ गए थे, जिनमें शहीद और स्वराज नाम रखा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसके अलावा मार्च 1944 के आसपास नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की इंफाल जो हमको देखने को मिलता है इस क्षेत्र में, वहां सुभाष चंद्र बोस जी के साथ से जापान की सेना ने अटैक कर दिया। जब देखिए भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए भारत की भूमि पर यहां पर आजाद हिंद फौज के द्वारा कदम रखा जाता है, तो ये एक ऐतिहासिक पल बनता है और ब्रिटिश सरकार टेंशन में और आ जाती है। जब इस क्षेत्र में आ जाते हैं तो 6 जुलाई 1944 को रेडियो पर आते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, कहां, रंगून से, म्यांमार से, और वहां से रेडियो पे गांधी जी को संबोधन करते हैं, गांधी जी को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं कि आजाद हिंद फौज के विजय के लिए शुभकामनाएं दीजिए। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी देखने को मिलती हैं। देखिए गांधी जी के साथ कितना विवाद रहा, लेकिन उसके बावजूद एक बात ध्यान रखिएगा कि गांधी जी का आदर करते थे बहुत सुभाष चंद्र बोस जी, क्लियर। और सुभाष चंद्र बोस जी को भी गांधी जी बहुत मानते थे, परंतु एक वैचारिक विविधता यहां पर देखने को मिल रही थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक बुरी खबर आती है 18 अगस्त 1945 को, फार्मोसा द्वीप जो है पहले जापान के अंडर में था, अब वियतनाम के अंडर में, यहां पर एक विमान दुर्घटना होती है और इस विमान दुर्घटना में कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस जी भी मौजूद होते हैं। 23 अगस्त को इसके 5 दिन बाद घोषणा करती है कि सुभाष चंद्र बोस जी का इस दुर्घटना में निधन हो जाता है। लेकिन आज भी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है, मृत्यु का असली कारण नहीं पता चला है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि सुभाष चंद्र बोस जी इस घटना के बाद देखने को भी मिले हैं, कुछ लोगों ने कहा कि वो सिंगापुर में रहे, कुछ लोगों ने कहा कि वो रशिया में गुप्त रूप से रह रहे थे, बहुत सारी चीजें रही। लेकिन 23 अगस्त को हम इनके निधन दिवस के तौर पर मनाते हैं, याद रखना है आप लोगों को। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड लिनलिथगो के बाद 1944 से 1947 तक लॉर्ड वेवेल भारत में गवर्नर जनरल रहता है और लॉर्ड वेवेल भारत में एक अंतिम प्रयास करता है कुछ निर्णय लेने की। इसके लिए वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के व्यक्तियों को एक साथ बिठाता है, कहां पर, शिमला में 25 जून 1945 को। यह कहलाता है शिमला समझौता। कहीं ना कहीं सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो थे हठधर्मी थे, जिद पर अड़ गया कि पाकिस्तान चाहिए मतलब चाहिए, उससे कम कुछ नहीं चाहिए। इस वजह से यह शिमला समझौता फेल हो जाता है। 1945 में ब्रिटेन में सरकार बदल जाती है, लेबर पार्टी की सरकार आती है, प्रधानमंत्री चर्चिल के बाद बनते हैं क्लीमेंट इटली, और इटली जब प्रधानमंत्री बनते हैं इन्हीं के समय पर हमें देखने को मिलती है घोषणा, जिसमें कैबिनेट मिशन और बाद की चीजें देखेंगे। लेकिन 1945 में ही आजाद हिंद फौज के जो सैनिक रहे इन पर लाल किला मुकदमा चलाया जाता है। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि लाल किला मुकदमा कब चलाया गया, नवंबर 1945 में। किसके लिए चलाया गया? आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए, जिसमें पीके सहगल, गुरुदयाल ढिल्लन, शाहनवाज खां आदि लोग थे। इसमें कहीं ना कहीं इन सभी को दोष मुक्त कर दिया गया था। इनकी पैरवी करने का काम कर रहे थे भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और आसफ अली जैसे लोग कर रहे थे बचाव का काम, ये याद रखना है। 18 फरवरी 1946 को मुंबई में आईएनएस तलवार के जो 9 सैनिक होते हैं इनका विरोध हो जाता है। 20 फरवरी 1946 को कराची में वायुसेना के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। ये चाहते थे कि जो ब्रिटिश वायु सैनिक होते हैं उनके समान हमें भी दर्जा मिलना चाहिए। तो 5000 सैनिक जो थे वो अपनी एक व्यवस्था बनाकर इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये आपको देखने को मिलता है 1946 में। यहां से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूरी व्यवस्था आई यहां पर। इसके बाद हम देखते हैं अगले स्लाइड में, लॉर्ड वेवेल के समय ही 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा होती है, इटली के द्वारा प्रधानमंत्री बने थे। 24 मार्च 1946 को ये कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। एक तो जो क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो होता है, ये दूसरी बार भारत आता है
किसके माध्यम से? कैबिनेट मिशन के सदस्य के माध्यम से। एक होता है पैथिक लॉरेंस और एक होता है अलेक्जेंडर। क्लियर? ये 3 सदस्यीय मिशन आता है कैबिनेट मिशन, और पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट मिशन भारत में संविधान सभा के गठन के लिए आने वाला था और जुलाई 1946 में संविधान सभा के गठन की व्यवस्था हो जाती है, याद रखना है। 16 अगस्त 1946 को जब मुस्लिम लीग देखती है कि भाई सब कुछ होता चला जा रहा है, हमारे लिए कुछ दिख नहीं रहा है, तो वो सीधी कार्यवाही दिवस मनाते हैं। तो सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने कब बनाया? 16 अगस्त 1946 को। पूरी सड़कों पर कॉलोनी में मार काट मचा दी थी, कई निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी सीधी कार्यवाही दिवस के दौरान। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं लॉर्ड वेवेल और उपाध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। याद रखिएगा, अंतरिम सरकार बनाई गई थी। और 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली घोषणा करते हैं कि 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। तो ये घोषणा पत्र आया और इसके बाद भारत में गवर्नर जनरल की व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलता है। और वो बदलाव जो देखने को मिला वो किस रूप में देखने को मिला? तो याद रखिएगा, नेक्स्ट गवर्नर जनरल के तौर पर आ जाता है भारत में लॉर्ड माउंटबेटन, जो 1947 से 48 के आसपास गवर्नर जनरल रहता है। 3 जून 1947 को आई थी माउंटबेटन योजना, ये भारत विभाजन की योजना थी। 2 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत करते हैं, जिसे 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद के द्वारा पास कर दिया जाता है। 1947 में 2 सीमा निर्धारण आयोग बनाए गए थे, एक बंगाली क्षेत्र में और एक पंजाबी क्षेत्र में, क्योंकि एक पूर्वी पाकिस्तान बना था और एक पश्चिमी पाकिस्तान बना था। और सर रेडक्लिफ को दोनों का अध्यक्ष बनाया गया था। इसलिए पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा खींची थी वो रेडक्लिफ लाइन खींची थी, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर? 7 अगस्त के दिन मोहम्मद अली जिन्ना चले जाते हैं कराची, और कराची में जाकर पाकिस्तान के संविधान सभा ने जिन्ना को वहां का पहले गवर्नर जनरल घोषित किया। और जैसे ही 14 अगस्त को पाकिस्तान बन जाता है तो जिन्ना वहां के पहले राष्ट्रपति बन जाते हैं। स्वतंत्रता की बात करें तो 14 अगस्त को पाकिस्तान को स्वतंत्रता दी और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। स्वतंत्रता के बाद आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। अब यहां पर थोड़ी सी समस्या है। समस्या यह है कि जब आप आजाद हो गए थे तो पाकिस्तान ने सीधी सी नीति अपनाई, उन्होंने किसी ब्रिटिश व्यक्ति को घुसने ही नहीं दिया। भाई जब आपने उनको भगाया है तो आप किस हैसियत से, याद रखिएगा, किस हैसियत से गवर्नर जनरल बन सकते हो? तो पाकिस्तान वालों ने सीधी नीति अपनाई थी आजादी के समय। उन्होंने क्या किया? मोहम्मद अली जिन्ना को वहां का पहला गवर्नर जनरल बनाया था आजादी के बाद, और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। लेकिन भारत में नेहरू जी के समय की सरकार ने यह निर्णय बड़ा अद्भुत लिया। कौन से बचे हुए काम रह गए थे उस समय के, सोचने वाली बात थी कि भारत में आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया। क्यों भाई? क्यों इस व्यवस्था को खत्म क्यों नहीं किया गया? ये सोचने वाली बात थी। और ये भी सोचने वाली बात थी कि जो आपने गवर्नर जनरल बनाने की बात की किसको, लॉर्ड माउंटबेटन को, उसके पीछे क्या प्रॉब्लम थी आप? लेकिन नहीं, पाकिस्तान वालों का स्टैंड क्लियर था इस समय। क्या क्लियर था? कि अब अंग्रेजों को घुसने नहीं देना। लेकिन भारत वालों ने क्या किया? भारत वालों ने कहीं ना कहीं माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया। ये थोड़ा सा अद्भुत लगा। और लॉर्ड माउंटबेटन को जब भगाया तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1948-1950 के बीच में भारत का गवर्नर जनरल बनाया। तो राजगोपालाचारी जी जो थे वो प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जो भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। भारत का अंतिम इंग्लिश गवर्नर जनरल जो रहा वो लॉर्ड माउंटबेटन रहा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो रहे वो सी राजगोपालाचारी रहे। 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। और कहीं ना कहीं 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, ये अंगीकृत कर लिया गया। और 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाया। और तब से भारत में गवर्नर जनरल का पद जो था वो फिनिश हो गया दोस्तों। तो ये हम लोगों ने भारत में जो गवर्नर जनरल की व्यवस्था रही उस पर डिटेल में डिस्कशन किया। इसके माध्यम से हमने 1858 से लेकर 1947 तक के भारतीय इतिहास में
जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हमने सब पर चर्चा की है दोस्तों। तो आशा करता हूं ये अलग अलग 4 अध्याय पाठ के माध्यम से, भागों के माध्यम से हमने जो भारतीय इतिहास के आधुनिक इतिहास को हम लोगों ने चर्चा किया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा और आपने चारों पाठ को देखकर अपने व्यवस्थित नोट्स इसको लेकर बना लिए होंगे। क्लियर। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ इतिहास के। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।